नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है संधि। तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को विकार कहते हैं परिवर्तन, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे रमा प्लस ईशः यानी रमेशः, लेकिन यह शब्द बना कैसे? आइए सबसे पहले हम रमा शब्द को अलग अलग करके लिखते हैं और इसके बाद ईशः। अब संधि किस में होगी? आ और ई में। अब आ के बाद यदि ई आता है तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं। अब इस ए को इन दोनों वर्णों के स्थान पर रखने पर, ये हमने रखा तो क्या बनेगा? र में शह, हमने लिखा रमेशः। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि रमा का जो अंतिम वर्ण है आ और ईशा का ई, ये दोनों मिलकर ए बनाते हैं, यानी दोनों में परिवर्तन हुआ, इसलिए ये संधि है। अगर परिवर्तन न हो तो दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि दोनों में से किसी एक भी वर्ण में कोई परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं, संयोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संधि की परिभाषा हमने समझ ली। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अच संधि यानी स्वर संधि, दूसरा है हल संधि यानी व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होता है। आगे व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल। इसी तरह विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल। यहां हम बात करेंगे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार जो संधियां निर्धारित हैं उनकी। सबसे पहले व्यंजन संधि में कौन कौन सी संधियां हैं? पहला, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसी तरह से वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ये 2 भेद हैं व्यंजन संधि के। इसके आगे है विसर्ग संधि। पहला है सत्व संधि, इसी तरह से दूसरा है उत्व संधि, तीसरा है रुत्व संधि और चौथा है विसर्ग लोप संधि, यानी विसर्ग का लोप होना। ध्यान दें, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इसी तरह से व्यंजन। अतः जब भी ये कहा जाए कि वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण आदि, जैसे मैं कहूं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तो है क च ट त प, ये हैं दूसरे वर्ण, ये तीसरे, ये चौथे और ये 5वें। तो विद्यार्थियों को ये ध्यान रहे कि कौन से वर्ण वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि, जो भेद पहला दिया है वो है जस्त्व संधि, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। कैसे? पहले शब्द के अंत में यदि क च ट त प, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द के शुरू में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, जैसे ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ आदि हो, या य व र ल ह, इनमें से कोई एक हो या फिर कोई स्वर हो, तो ये पहले वर्ण किसमें बदलेंगे? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। जैसे क ग में बदलेगा, च ज में बदलेगा, ट ड में बदलेगा और त द में, प ब में। ध्यान रहे परिवर्तन किसमें हुआ? यहां इन पहले वर्णों में। तो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे वाक प्लस ईशः, तो परिवर्तन किस में होगा? यहां क में। क किस में बदलेगा? ग में। तो क के स्थान पर ग लिखेंगे और ई उसमें मिल जाएगा तो बनेगा वागीशः। इसी बात को हम और अच्छे से समझते हैं। जस्त्व संधि का नियम यहां लिखा हुआ है। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे ऋक् प्लस वेदः, तो ऋक् को अलग अलग करके लिखते हैं, री प्लस क। आगे है वेदः,
अब यहां पहले शब्द के अंत में क्या है? क, यानी इन वर्णों में से एक वर्ण है। कौन सा? क। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है? व, यानी इनमें से कोई एक है। तो अब परिवर्तन किस में होगा? यानी परिवर्तन इस क में होना है, तो क के स्थान पर ग लिखते हैं। अब इसी ग को यहां लिखकर देखते हैं ग। अब मिलाकर लिखें, रि ग आधा है और वेदः, तो बना ऋग्वेदः। अब यदि यहां व्यंजन के स्थान पर स्वर आए तो एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे बृहत प्लस आरण्यकः। बृहत को अलग लिखा हमने, केवल त को अलग लिखा है क्योंकि संधि इसमें होनी है। इसके आगे दिया है आरण्यकः। अब यहां है त और इसके आगे कोई स्वर है, तो त के स्थान पर द लिख दिया। आगे जो स्वर है वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन द हलंत है और उसके तुरंत बाद स्वर है, तो ये दोनों मिलकर दा। अब इस दा को इन दोनों वर्णों के स्थान पर लिखने पर क्या बनेगा? बृहदारण्यकः, बृहदारण्यकः। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक प्लस दानम। क किस में बदलेगा? तृतीय वर्ण यानी ग में, तो वागदानम। वाक प्लस भूषणम, वागभूषणम। षट प्लस आननः, ट अपने वर्ग के तीसरे में यानी ड में बदलेगा और आ उसमें मिल जाएगा, तो बनेगा षडाननः। अगला जगत प्लस ईशः, जगदीशः। कस्मात् प्लस भयम, कस्माद् भयम। दिक् प्लस गजः, दिग्गजः। इसी तरह से जगत प्लस गुरुः, जगद गुरुः। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। इसी तरह से सुप प्लस अंतः, सुबंतः। अच प्लस अंतः, अजंतः। चलत प्लस अनिशम, चलदनिशम। और तत् प्लस आकर्ण्य, तदाकर्ण्य। तो ये कुछ उदाहरण यहां दिए हैं जहां पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा भेद व्यंजन संधि का है अनुनासिक संधि, यानी पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। कैसे? आइए देखते हैं। जिन दो शब्दों में संधि होनी है उसमें जो पहला शब्द है उसके अंत में क, च, ट, त, प इनमें से कोई एक हो, और दूसरे शब्द के शुरू में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसा कि हमने पढ़ा था पांचवें वर्ण है ङ, य, ण, न, म, ये हों, तो ये यानी ये पहले वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। कैसे? क ङ में, च य में, ट ण में, त न में, प म में। जैसे वाक प्लस मयः, तो बदलेगा कौन? ये क। किस में? ङ में। तो क के स्थान पर ङ लिखकर क्या बनेगा? वांगमयः। इसी तरह से सत प्लस मार्गः, तो ये त अपने ही वर्ग के पांचवें यानी न में बदलेगा। त आधा है यानी हलंत है, तो न भी आधा ही बनेगा, तो शब्द बनेगा सन्मार्गः। इसी बात को हम और आसानी से समझते हैं, ये नियम हमने पढ़ लिया। आइए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे तत् प्लस न। अब ध्यान दें, तत् को अलग लिखा हमने, केवल मैं हलंत त को अलग करके लिख रहा हूं क्योंकि संधि इसी में होनी है। तो तत् प्लस न। अब परिवर्तन किस में होना है? इस त में। तो त किस में बदलेगा? न में। तो इस त के स्थान पर न रखने पर क्या बनेगा? तन्न, तत् न, तन्न। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे चित्त प्लस मयम, तो त किस में बदलेगा? न में, चिन्मयम। षट प्लस मासः, षण्मासः। ट अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा, तो ट किस में बदला? ण में। इसी तरह से सत प्लस मति ही, सन्मति ही। जगत प्लस नाथः, जगन्नाथः। अप प्लस मयः, अममयः। इसी तरह से सत प्लस नारी, सन्नारी। मृत प्लस मयम, मृण्मयम। यहां ध्यान देने की बात है, त अपने वर्ग के पांचवें यानी न में बदला है, लेकिन यहां ण क्यों लिखा? क्योंकि यदि किसी शब्द में री, र, श हो तो न ण में बदल जाता है, तो यहां मृण्मय की जगह मृण्मय लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें री है। तो ये हमने कुछ उदाहरण अनुनासिक संधि के देखे। आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि की ओर।
विसर्ग संधि का पहला भेद है सत्व संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर श, श, स बनना। ये परिवर्तन कैसे होता है आइए समझते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के शुरू में च, छ, श इनमें से कोई एक हो तो विसर्ग का परिवर्तन श में यानी तालव्य श में हो जाता है। यदि दूसरे शब्द के शुरू में ट, ठ, श इनमें से कोई एक हो तो विसर्ग का ये श यानी मूर्धन्य श बन जाता है। अगर त, थ, स इनमें से कोई एक हो तो विसर्ग के स्थान पर स यानी दंत्य स हो जाता है। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। जैसे पहले शब्द के अंत में क्या है विसर्ग और दूसरे शब्द के शुरू में च, छ, श इनमें से कोई एक है तो ये विसर्ग इस श में बदल जाएगा। जैसे रामः प्लस च, इस शब्द के अंत में क्या है विसर्ग और इसके तुरंत आगे क्या है च, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा इस श में। श कैसा हलंत यानी आधा, तो बनेगा रामश्च। इसी तरह से यदि विसर्ग के आगे ट, ठ, श आए तो ये विसर्ग इस श में बदल जाता है। जैसे धनुः प्लस टंकार, तो ये विसर्ग इस श में बदल जाएगा और बनेगा धनुष टंकार। इसी तरह से विसर्ग के आगे यदि त, थ, स इनमें से कोई एक आए तो ये विसर्ग इस स में यानी दंत्य स में बदल जाता है। कैसे? जैसे नमः प्लस ते, तो ये विसर्ग इस स में बदल जाएगा जैसे नमस्ते। इन्हीं उदाहरणों को और आसानी से समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिखा है गुरुः प्लस च, तो गुरुः को हम अलग लिखते हैं तो गुरुः प्लस च। अब परिवर्तन किस में? इस विसर्ग में। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? अगर च है तो तालव्य श बनेगा, तो विसर्ग के स्थान पर ये श लिखने से क्या बनेगा? गुरुश्च। तो इसी तरह से हमें ये सत्व संधि करनी है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कह प्लस चित, तो कह विसर्ग के आगे च आया तो ये श बनेगा कश्चित। इसी तरह से एकह प्लस तावत, एकस्तावत। इसी तरह से मनः प्लस तापह, मनस्तापह। बालः प्लस षष्ठः, तो बनेगा बालषष्ठः। अगला है तपः प्लस तेपे, तपस्तेपे। दारुणः प्लस च, तो बनेगा दारुणश्च। इसी तरह से शिरः प्लस छेदः, शिरश्छेदः। निः प्लस छलः, निश्छलः। तुरंगः प्लस तुरंगैः, तुरंगस्तुरंगैः। निः प्लस स्वार्थः, निस्वार्थः। इसी तरह से निः प्लस शुल्कम, निःशुल्कम। और चतुः प्लस षष्टिः, चतुष्षष्टिः। सत्व संधि के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। यदि विसर्ग के आगे प वर्ग या क वर्ग हो तो कैसे होगा? नमः प्लस कारः, नमस्कारः। और यदि बहिः प्लस कारः तो बहिष्कारः। ध्यान दें, विसर्ग का एक बार ये वाला स बना है और एक बार ये। ऐसा क्यों? तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि विसर्ग के आगे यदि यहाँ क या प वर्ग है तो विसर्ग से पहले देखना पड़ेगा। अगर ई या उ है तो ये मूर्धन्य श बनेगा। अ, आ इत्यादि है तो ये दंत्य स बनेगा। जैसे चतुः प्लस पथम, अब विसर्ग से पहले क्या है? उ, तो मूर्धन्य श बनेगा चतुष्पथम। इसी तरह से निः प्लस फलम, विसर्ग से पहले क्या है? ई, तो मूर्धन्य श, निष्फलम। और पुरः प्लस कारः, तो पुरस्कारः। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले अ है, इसलिए दंत्य स बनेगा पुरस्कारः। विसर्ग संधि का अगला भेद है उत्व संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर उ हो जाना। ये कैसे होता है आइए समझते हैं। पहले शब्द के अंत में अ प्लस विसर्ग हो और दूसरे शब्द के शुरू में अ वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, व, र, ल, ह इनमें से कोई एक हो तो ये विसर्ग उ में बदल जाता है। केवल विसर्ग उ में बदलेगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। तपह प्लस वनम। ध्यान रहे विसर्ग से पहले क्या है? अ, प में अ है और अ के आगे विसर्ग और दूसरे शब्द के शुरू में कौन है? व, तो बदलेगा कौन? ये विसर्ग उ में बदलेगा और ये उ
और प का अ दोनों बनेंगे ओ और शब्द बनेगा तपोवनम। इसी तरह से यशः प्लस दा, तो विसर्ग के स्थान पर उ और श में जो अ है ये दोनों मिलकर ओ, तो हम लिखेंगे यशोदा। इसी बात को हम और आसानी से समझते हैं। नियम हमने यहां देख लिया, अब उदाहरण देखते हैं। मनः प्लस विकारः, अब मनः को अलग अलग लिखा। अब नियम है अ के आगे विसर्ग हो, कहां? पहले शब्द के अंत में, और दूसरे शब्द के शुरू में क्या हो? इनमें से कोई एक। तो परिवर्तन किस में होना है? इस विसर्ग में। क्यों? क्योंकि विसर्ग के आगे व आया है, तो विसर्ग के स्थान पर बनेगा उ। आगे जो व है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब ध्यान दें, अ प्लस उ ये दो स्वर अलग अलग नहीं लिखे जा सकते, तो ये दोनों मिलकर ओ बनाएंगे। तो न प्लस ओ नो, और आगे जो व है वो ज्यों का त्यों। ये शब्द जैसे है, क्या है? विकारः, ये तो वैसा ही रहेगा। परिवर्तन कहां हुआ? नह जो था अब वो नो बन गया, तो अब ये नो यहां लिखने पर क्या बनेगा? मनोविकारः। एक उदाहरण और देखते हैं, कैसे? अन्यः प्लस अपि। सबसे पहले अन्यः को अलग अलग लिखते हैं और इसके आगे है अपि। ये विसर्ग किस में बदलेगा? हमने यहां लिख दिया उ में। क्यों? क्योंकि आगे स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर उ लिखा। आगे जो अ है वो ज्यों का त्यों यहां रहा। इनमें भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, तो इन दोनों में क्या होगा? ये दोनों मिलकर बनाएंगे ओ। ओ से पहले क्या है? य, तो ये दोनों मिलकर बनेगा यो। अब संधि यहां हो चुकी है, अतः अगला जो वर्ण है कौन? स्वर अ। अब ये किस में बदलेगा? ये अवग्रह यानी इस एस जैसे निशान में बदल जाता है। इसे कहते हैं अवग्रह, इसका उच्चारण नहीं होता। आइए हम इस यो और इस अवग्रह को यहां लिखते हैं। तो हमने लिखा यो और ये अवग्रह, तो क्या बनेगा? अन्योपि। इस अ को, इस अवग्रह को बोला नहीं जाता, केवल हमें ध्यान रहे कि ये अ है और ये संधि के कारण बदला है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अन्योपि। तो इसी तरह से हम इस संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे पयः प्लस धरः पयोधरः, मनः प्लस गतः मनोगतः, शिवः प्लस वन्द्यः शिवो वन्द्यः, रजः प्लस गुणः रजो गुणः, तपः प्लस वनम तपोवनम, अधः प्लस मुखी अधोमुखी। यहां सब व्यंजन हैं। अब स्वर के कुछ उदाहरण देखते हैं। मनः प्लस अनुभूति, तो मनोनुभूति ही। अगला है सह प्लस अहम सोहम, कह प्लस अत्र कोत्र। इसी तरह से कह प्लस अपि कोपि, रमेशः प्लस अपि रमेशोपि, अन्यः प्लस अन्यः अन्योन्यः। विसर्ग संधि का अगला भेद है रुत्व संधि, यानी विसर्ग का र में परिवर्तन। अब ये विसर्ग से र कैसे बनता है, आइए समझते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके तुरंत आगे विसर्ग हो, और दूसरे शब्द के शुरू में कोई भी स्वर हो, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से कोई एक हो, या य व र ल ह इनमें से कोई एक हो, तो ये विसर्ग र में बदल जाता है। र कैसा? हलंत यानी आधा र। आइए उदाहरण देखते हैं। बही प्लस मुखी, तो बनेगा बहिर्मुखी। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। बही प्लस आगमनम बहिरागमनम। इसी बात को सरल तरीके से समझते हैं। यह है रुत्व संधि का नियम, और यहां एक लिया है उदाहरण। चतुः प्लस भुजः। सबसे पहले चतुः इस विसर्ग को हमने यहां लिखा और आगे है भुजः। परिवर्तन किस में होना है? विसर्ग में। क्या बनेगा? र। कैसा? हलंत। यदि हलंत र के आगे व्यंजन है तो र इस तरह से लिखा जाएगा, और ये र कहां जाएगा? भ के ऊपर। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो बनेगा चतुर्भुजः। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे बही प्लस आगच्छति। तो बही को हमने अलग लिखा विसर्ग को अलग करके, और आगे है आगच्छति। तो परिवर्तन किस में होना है? इस विसर्ग में, क्योंकि विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के आगे स्वर है। तो विसर्ग किस में? र में बदलेगा। आगे क्या है?
आ, तो र प्लस आ क्या बनेगा? रा। अब विसर्ग और आ के स्थान पर इस रा को यदि हम लिख देते हैं इस तरह से तो क्या बनेगा? बहिरागच्छति। आइए रुत्व संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। निह प्लस धनः निर्धनः, यदि इसके आगे व्यंजन है तो र ऊपर चला जाएगा और यदि स्वर है यहां तो वो उसमें मिल जाएगा। जैसे निह प्लस आधारः तो निराधारः, आयु प्लस वेदः आयुर्वेदः, ज्योति प्लस मयः ज्योतिर्मयः, पुनः प्लस आवृत्ति पुनरावृत्ति, अंतः प्लस जगत अंतर्जगत। इसी तरह से धनु प्लस धरः धनुर्धरः, यजु प्लस वेदः यजुर्वेदः, बहि प्लस भागः बहिर्भागः, आशि प्लस वचनम आशीर्वचनम। इसी तरह से अंतः प्लस आत्मा अंतरात्मा, भानु प्लस उदेति भानुरुदेति। ये है रुत्व संधि के उदाहरण। विसर्ग संधि का अगला भेद है विसर्ग लोप संधि, यानी विसर्ग का गायब हो जाना, विसर्ग का हट जाना। विसर्ग कैसे हटता है आइए समझते हैं। अ के आगे विसर्ग हो, यानी पहले शब्द के अंत में अ और विसर्ग हो, और दूसरे शब्द के शुरू में कोई स्वर लेकिन अ को छोड़कर, तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे? अतः प्लस एव, तो क्या होगा? विसर्ग का लोप। विसर्ग हटाकर लिखेंगे अतएव। इसी बात को और आसानी से समझते हैं। ये हमने विसर्ग लोप संधि का पहला नियम यहां लिखा है। इसका उदाहरण है रमेशः प्लस आगच्छति। अलग अलग लिखते हैं रमेश और विसर्ग प्लस आगच्छति, तो परिवर्तन किस में होगा? इस विसर्ग में। क्या होगा? लोप। लोप मानी हट जाना, तो हम लिखेंगे रमेश आगच्छति, विसर्ग हट जाएगा। और किस स्थिति में विसर्ग संधि का लोप होता है आइए देखते हैं। विसर्ग लोप संधि का दूसरा नियम है आ के आगे विसर्ग हो। पहले नियम में क्या था? अ के बाद विसर्ग, और यहां आ के बाद विसर्ग हो और दूसरे शब्द के शुरू में स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य व र ल ह इनमें से कोई एक हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। नरः प्लस हसंती, विसर्ग से पहले क्या है? आ, और दूसरे शब्द के शुरू में क्या है? ह, तो विसर्ग हटेगा और बनेगा नरा हसंती। इसी बात को और आसानी से समझते हैं। दूसरा नियम यहां लिखा है, आइए उदाहरण लिखा है जनाः प्लस अपि। जनाः को अलग लिखा, जना प्लस विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या है? आ, आगे है अपि यानी कोई स्वर। परिवर्तन किस में होगा? इस विसर्ग में। क्या? इसका लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा। तो क्या बनेगा? जना अपि। पहले था जनाः अपि और अब बन गया जना अपि। इसी तरह से विसर्ग लोप संधि का तीसरा नियम है सह या एषः। पहला शब्द कौन कौन सा हो? या तो सह या एषः, और इनके आगे यदि अ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, अ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो एषः और सह का जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। सह प्लस गच्छति, सह यहां पे है और यहां अ को छोड़कर कोई वर्ण है, तो विसर्ग लोप होने से बनेगा स गच्छति। इसी बात को और आसानी से समझते हैं। नियम सह और एषः का यहां लिखा है। सह और एषः के बाद अ को छोड़ के कोई भी वर्ण आए तो सह और एषः का विसर्ग हट जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। एषः प्लस वदति, तो एषः विसर्ग अलग करके लिखा है, आगे है वदति। परिवर्तन किस में होगा? इस विसर्ग में। क्या होगा? लोप। लोप यानी विसर्ग हट जाएगा, तो क्या बनेगा? एषः वदति। पहले था एषः वदति, अब है एषः वदति। आइए विसर्ग लोप संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे यशः प्लस एव, यश एव। छात्राः प्लस आगच्छन्ति, छात्रा आगच्छन्ति। देवाः प्लस हसन्ति, देवा हसन्ति। इसी तरह से देवाः प्लस इह, देवा इह। सः प्लस विष्णुः, स विष्णुः। एषः आगच्छति, एष आगच्छति।
ये था हमारा आज का विषय संधि। संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।